वेलकम स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसमें हम बात करने वाले हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल, मतलब ला सातेलिए का सिद्धांत क्या कहता है। हमने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में भी, अब हम बीएससी सेकेंड ईयर में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ा ही है, मतलब फील कैसे आया कि वास्तव में कहता क्या है मतलब ली चैटेलियर, तो उसको हम आज इसको अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए ली चैटेलियर क्या कहता है। ली चैटेलियर क्या कहता है, इसको हम ही कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, हम हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है तो हम क्या चाहते हैं कि सारी की सारी चीज क्या रहे, बैलेंस रहे। वही ला सातेलिए कहता है कि जो भी साम्य जब होता है, किसी भी उत्क्रमण या विक्रिया में साम्य स्थापित होगा तो उसमें कोई भी जब परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस परिवर्तन का विरोध करता है। इट मींस अगर अपन साम्य को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि साम्य क्या है, एक स्टेबल कंडीशन होती है, क्योंकि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो इक्विलिब्रियम होती है उसमें नेट फोर्सेस जीरो होता है। इट मींस साम्य एक स्थायी अवस्था होती है, हर कोई अपना साम्य में रहना चाहता है। तो जब हम साम्य को परिवर्तित करते हैं, चाहे तो प्रेशर को चेंज करें, वॉल्यूम को चेंज करें, नंबर ऑफ मोल्स को या सांद्रता को चेंज करें, तो साम्य उसका क्या करता है, उस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, और वापस वो क्या करता है कि साम्य वापस क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। यही क्या कहता है, ली सातेलिए कहता है। तभी मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ली सातेलिए तो कह रहा है कि जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि साम्य उसका क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। इसीलिए कर रहा है कि साम्य एक स्टेबल कंडीशन होती है, तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए वापस उसको क्या करता है, कोई चीज प्रेशर को मैंने चेंज किया तो साम्य डिस्टर्ब होगा तो उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, वापस वो किस माना चाहेगा, इक्विलिब्रियम माना चाहेगा। वही ला सातेलिए कह रहा है कि साम्य पर जो कुछ भी किया जाता है उसका साम्य क्या करता है, विरोध करता है, अर्थात किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है। ये किन अभिक्रियाओं पर लागू होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस पे लागू होता है। हम किस किस चीज में परिवर्तन करके साम्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं, साम्य में ली सातेलिए का सिद्धांत पढ़ सकते हैं। हम कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या कोई इनर्ट मटेरियल इनर्ट गैस मिला सकते हैं उसमें, तो उसमें भी क्या साम्य में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। एक्चुअल में ला सातेलिए सिद्धांत है वो किस लिए यूज है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये कैसे हुआ, देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, हम एक एक करके फिर सबको देखेंगे। N2 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में, और ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ये कह रहा है, मैंने क्या किया, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें इक्विलिब्रियम, ये माना ये जो रिएक्शन है किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम साम्य में है। मैंने क्या किया, NH3 को बाहर निकाल लिया, NH3 को क्या कर लिया मैंने, रिमूव कर लिया। अगर मैंने NH3 को रिमूव कर लिया तो इस NH3 की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब साम्य में परिवर्तित हुआ, क्योंकि जब ये साम्य में थी तो इसकी सांद्रता और उसकी सांद्रता क्या थी, समान थी, क्योंकि साम्य क्या होता है, इसमें जो अग्र अभिक्रिया उसका वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होता है, समान है। जिसमें जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे थे, तो वो क्या कहलाता है, साम्य कहलाता है। अब मैंने NH3 को इससे रिमूव कर लिया तो NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। ला सातेलिए क्या कहता है कि जो भी साम्य पर जो परिवर्तन किया गया है, साम्य उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो इट मींस वो क्या करेगा, वापस साम्य स्थापित करना चाहेगा। तो अगर मैंने NH3 को बाहर निकाल लिया तो NH3 कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो इस कम हुई कंसंट्रेशन को वापस ही क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो N2 और H2 आपस में विक्रिया कर लेंगे, वापस क्या होने लग जाएगा, NH3 बनने लग जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ली सातेलिए सिद्धांत किसमें यूज किया जा सकता है, किसी के प्रोडक्शन में, किसी के उत्पादन में। तो NH3 को हम कब ज्यादा उत्पादित कर सकते हैं, कब ज्यादा बना सकते हैं, जब इस अभिक्रिया में से हम NH3 को रिमूव कर लें या NH3 को ऐड करते हैं, NH3 को रिमूव कर लें, क्योंकि जब NH3 को रिमूव कर लेंगे तो NH3 की सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम हो जाएगी तो साम्य क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। साम्य विस्थापित हो जाएगा तो ये वापस क्या करेगा, ये क्या चाहेगा कि साम्य क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। तो कब स्थापित होगा, जब NH3 और बनेगा कि कम बनेगा, और ज्यादा बनता जाएगा। तो NH3 बनेगा तो वापस कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर NH3 को निकालेंगे, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि NH3 कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब फॉरवर्ड आएगी तो NH3 की सांद्रता वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब किसी को कम कर रहे हैं तो साम्य क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे साम्य क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। तभी हम कह रहे हैं कि किसी के प्रोडक्शन में भी साम्य, इसका ला सातेलिए सिद्धांत का क्या है, यूजेज है। और आप कैसे समझ सकते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, और इनर्ट गैस का क्या होगा, सबको हम इसको एक एक करके देखने वाले लेते हैं दोस्तों। कि साम्य के डिस्टर्बेंस में, साम्य के विस्थापन में कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, पहले ये एक लाइन याद रखनी है साम्य में, कि साम्य कोई भी जो परिवर्तन किया जाता है उस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि साम्य एक स्टेबल कंडीशन होती है। अगर सांद्रता कम हो रही है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी इधर सांद्रता क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि सांद्रता कम हो गई तो साम्य विस्थापित हो गया, और अगर साम्य को अपनी स्थिति में आना है तो सांद्रता को करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एक बार और ले लेते हैं। कंसंट्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है आपको समझने की दृष्टि से कि थोड़ा सही रहेगा, कि जिधर सांद्रता कम हो जाए साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है। क्यों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, N2 + 3H2
इज इक्वल टू क्या, 2NH3। ठीक है, अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो क्या होगा, साम्य किस दिशा में विस्थापित होगा, अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में। अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो साम्य क्या चाहेगा कि जो कंसंट्रेशन बढ़ी उस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी साम्य स्थापित होगा। क्योंकि माने कंडीशन ये जो रिएक्शन है ये साम्य में है तो दोनों की सांद्रता क्या है, समान है। अब मैंने क्या किया, N2 को और मिला दिया तो N2 की सांद्रता क्या कर दी, बढ़ा दी। अगर N2 की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य डिस्टर्बेंस हो गया। तो साम्य के डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए साम्य क्या करेगा, सभी क्रिया को अभी किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। क्योंकि अग्र दिशा में जाएगी तो N2H2 से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, NH3। तो जो N2 की जो कंसंट्रेशन बढ़ी थी उस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब N2 की क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो साम्य किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड में। ऐसे अगर मैं H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाता तब भी साम्य किस दिशा में जाता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, या H2 N2 कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मैं क्या कर देता, NH3 की कंसंट्रेशन को क्या कर देता, कम कर देता। अगर NH3 की कंसंट्रेशन को कम कर देता तो साम्य फिर भी किस दिशा में जाता, अग्र दिशा में। क्योंकि NH3 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो कम होगी, इसमें साम्य डिस्टर्बेंस हो गया तो साम्य क्या चाहेगा कि साम्य वापस क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, अग्र डायरेक्शन में। क्योंकि अग्र डायरेक्शन में जाएगी तो NH3 की कंसंट्रेशन वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि दोनों मिलकर वापस क्या बना लेंगे, NH3 बना लेंगे। तो भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा देता, NH3 की सांद्रता बढ़ा देता तो साम्य किस दिशा में जाता, तो हम बोलते कि सर साम्य उस दिशा में जाता जिस दिशा में जो कंसंट्रेशन बढ़ी है NH3 की ये क्या हो जाती, कम हो जाती। कैसे होती, अगर NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो फिर ये क्या करता है, NH3 किसमें होने लग जाता है, N2 और 3H2 में। जिससे जो NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ी थी वो वापस क्या हो जाती, कम हो जाती, मतलब साम्य की जैसी आ जाती। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। कुल मिला के बात ये याद रखनी है कि अगर मैंने क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो जो साम्य वो किस दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में। अगर मैंने उत्पादों की सांद्रता कम कर दी तब भी साम्य किस दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में। यदि मैंने उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में विस्थापित होगा, विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि अगर उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी तो सांद्रता बढ़ गई तो साम्य डिस्टर्बेंस। तो साम्य कब अब दोबारा साम्य स्थिति में आएगा, जब वो जो बढ़ी हुई सांद्रता वो क्या हो जाए, कम। तो कम कैसे होगी, वो किसमें चेंज होने लग जाए, क्रियाकारक में। अगर क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य किस दिशा में स्थापित होगा, अग्र दिशा में। क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता जो बड़ी है उस बड़ी हुई सांद्रता को साम्य क्या चाहेगा, कम करना। कम कब होगी, जब वो आपस में विक्रिया करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं फिर समझाऊंगा आपको। लिख मैंने दिया है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। ये तो हमको सैद्धांतिक रूप से इसको समझना है ये कैसे हुआ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा होता, PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बनाएगा, PCl3 प्लस Cl2, यही बनाएगा। ठीक है, ये अगर मैं प्रेशर इस पर इंक्रीज करता हूँ, इस प्रेशर को देखता हूँ इस रिएक्शन पे, तो ये क्या कह रहा है कि दी साथ ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। कितना नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ PCl5 का कितना मोल्स है, 1, यहाँ PCl3 का 1 मोल और PCl2 का कितना मोल, 1 मोल। इट मीन साम्य किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि उत्पाद के मोल कितने हैं, 2 हैं और क्रियाकारक का मोल कितना है, 1 है। तो किधर की साइड मोल कम है, रिएक्टेंट की साइड। और ये क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर साम्य उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम। ऐसा हुआ क्यों, देखिए एक बार। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम वॉल्स के नियम से क्या होते हैं, इनवर्स। अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इट मीन्स मुझे पता है कि सांद्रता बराबर क्या होता है, N/V। N/V होता है कि नहीं होता। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अरे जब मैंने दाब बढ़ाया तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस रिएक्शन पे मैंने दाब बढ़ाया तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो ऐसा क्यों हुआ कि क्यों विस्थापित होता है, तो जब मैंने दाब बढ़ाया तो आयतन कम हो गया, और अगर आयतन कम हो गया तो सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। सांद्रता बढ़ गई तो इस बढ़ी हुई सांद्रता के प्रभाव को कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि सांद्रता और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। क्योंकि सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन ही तो होता है। तो जब दाब बढ़ाया तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आयतन कम हो गया, इट मीन सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अगर सांद्रता बढ़ गई तो सांद्रता अगर बढ़ गई तो बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव मुझे क्या करना है, कम करना है। तो बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव कम किया जा सकता है जब रिएक्शन उस तरफ जाए जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है या नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोल्स में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जब एक तो इतने बड़े एरिया में मोल थे, अब एक इतने बड़े आयतन में मोल है, तो मोल तो वही है लेकिन पर वॉल्यूम
मोलों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाया तो पहले तो इतने वॉल्यूम में थे मोल, अब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम, तो अब इतने में ही उतने मोल आ गए, तो पर वॉल्यूम तो मोल्स की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इसमें पर वॉल्यूम मोल्स की संख्या बढ़ गई, तो अगर मोल्स की संख्या बढ़ गई तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बड़ी कंसंट्रेशन का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है कि साम उस दिशा में विस्थापित हो जाए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स कम है तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साम यही तो कहता है लास्ट आते लिए कि साम उस दिशा में विस्थापित होता है, जो परिवर्तन आपने किया है उस परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे पता है आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एम, है कि नहीं, अरे है, अगर है, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया था, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, बढ़ गए थे कि नहीं बढ़ गए थे, बढ़ गए थे। तो अब मुझे प्रेशर कम करना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, अब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, इट मीन साम किस दिशा में विस्थापित हो, वापस, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम, क्योंकि नंबर ऑफ, इसका मतलब जो प्रेशर बढ़ा था वो वापस कब कम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को देखो, मैंने लिखा होता ये N2 3H2 और क्या 2NH3, ठीक है, इसको मैं ऐसे रिवर्सिबल कर देता हूँ। वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है, आयतन बढ़ाने पर साम उधर विस्थापित होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। वैसे भी इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसलिए जो प्रेशर की जो कंडीशन होगी उसकी जस्ट अपोजिट। आयतन बढ़ाने पर साम उधर विस्थापित होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। देखो कैसे, जैसे इस रिएक्शन की बात करता मैं, यहाँ क्रियाकारकों के मोल कितने हैं, 3 और 1 4, और ये कितने हैं, तो साम किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, क्योंकि जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उधर ही जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया था तो मुझे पता है कि सांद्रता बराबर क्या होता है, N/V, तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो सांद्रता क्या हो गई थी, कम हो जाएगी। अब सांद्रता कम हो गई तो इस कम हुई सांद्रता को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दूं, बढ़ा दूं, क्योंकि सांद्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए साम किस दिशा में विस्थापित होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, ज्यादा। जैसे प्रेशर में हुआ था कि प्रेशर बढ़ाने पर साम उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं तो सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, तो बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव कम किया जा सकता है, कब, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, कम। इसलिए साम किस दिशा में विस्थापित हुआ, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। ये समझने की कहानी जो भी है आपको याद ये रखना है, उसके आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं। मैंने नोट्स में अच्छी तरह पूरा लिखा हुआ है जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, पर मेन चीज होती है समझना, आप लैंग्वेज खुद ही बना सकते हैं। इसीलिए जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो साम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सांद्रता और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, तो सांद्रता कम हो जाएगी, तो कम हुई सांद्रता को वापस बढ़ाने का प्रयास करेगा साम। तो कब बढ़ा सकते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जिधर होंगे उधर ही साम में क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर की उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन किसकी है, वॉल्यूम की, सांद्रता की। देख लें, अगर मैं ये करता कि मैं वॉल्यूम को कम कर देता, इसी रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम को कम कर देता तो साम किस दिशा में विस्थापित होता, वॉल्यूम को कम कर देता तो साम उस दिशा में विस्थापित होता, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कैसे हैं, कम है, क्योंकि जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो उस तरफ विस्थापित हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अधिक हैं। ये IIT जैम वगैरह में भी पूछा जा सकता है इसीलिए। और अगर वॉल्यूम को कम कर देंगे तो किधर साम विस्थापित होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम, क्योंकि वॉल्यूम को कम कर देंगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव कम करने के लिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या, सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता को कब कम किया जा सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, कम, इसीलिए उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कब, कम है। कब जाएगा, जब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम, और जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो साम उस दिशा में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है। आपको एक एग्जांपल और दिया गया होता, देखो जैसे लिख रहा होता H2 और I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, और लिख रहा होता 2HI, और आपको बोला गया होता कि वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर दें तो इस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साम में किस तरफ विस्थापित होगा, अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में। तो देखो इसमें साम किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि वॉल्यूम को जब इंक्रीज करते हैं तो साम उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसमें देखना नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा NG देखना क्या आएगा, डेल्टा N। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के मोल भी कितने हैं, 2, तो डेल्टा N बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद के मोल समान होते हैं उनमें साम किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होता, उसमें वॉल्यूम या प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो एक बात तो है, जब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया किसी भी रिएक्शन में तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट लेगी वो रिएक्शन, पक्की बात है। टेम्परेचर किसी को दे रहे हैं तो हीट ले रही है कि नहीं ले रही, हीट तो लेगी। जैसे
क्या हुआ, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा होता, इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, जैसे ये था A+B से बना कुछ भी C+D बना, ठीक है। और ये मैं मान रहा हूँ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक, मतलब टेम्परेचर का ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य किस ओर विस्थापित होता है, ऊष्माशोषी में तो किस ओर और ऊष्माक्षेपी में किस ओर। जैसे ये A+B से बना CD, तो A+B से जब CD बना तो इसने कुछ हीट ली माना, ठीक है, हीट ली, इट मीन्स अगर हीट ली तो डेल्टा H की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और अगर हीट ली जाती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो साम्य किस ओर विस्थापित हो रहा है, और अगर एक्सोथर्मिक होती तो साम्य किस ओर विस्थापित होता है। देखो माना ये एंडोथर्मिक थी तो इसने हीट ली, अब टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मतलब सिस्टम ने हीट ली तो हीट बढ़ गई, तो उस बढ़ी हुई हीट का प्रभाव कब कम किया जा सकता है, जब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वो हीट ले या हीट दे रहा हो, हीट ले रहा हो, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, और अगर वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या करती है, जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण। तो जब वो टेम्परेचर पर बढ़ाएंगे तो ऊष्मा अवशोषित करेंगे, तो वो जो टेम्परेचर की वजह से जो ऊष्मा बढ़ी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए तो फेवरेबल कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो उनको हीट चाहिए, उस टेम्परेचर से मिल गई और वो किसमें चेंज हो गई, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। इट मींस ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर जो साम्य है या जो अब उनका वेग है वो किस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य अग्र दिशा में, क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस बढ़े हुए टेम्परेचर को उससे ऊष्मा को क्या कर देती है, अवशोषित कर देती हैं, तो बढ़े हुए टेम्परेचर का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यदि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, माना डेल्टा H कैसा होता, नेगेटिव होता, क्योंकि डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन नेगेटिव आता है। इट मींस जब ये रिएक्शन होगी तो जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है। इट मीन्स ये दोनों अभिक्रिया करके जब CD बना रहे हैं तो हीट का क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हीट को, ठीक है, हीट को रिलीज कर रहे हैं। तो हीट को रिलीज कर रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी ये फिर, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी होगी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो खुद ही हीट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो इससे भी हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मीन्स उस बढ़ी हुई हीट का प्रभाव अब कम किया जा सकता है जब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाए कि पश्चिम दिशा में जाए, पश्चिम दिशा में जाए, क्योंकि जब अग्र दिशा में गई तो अब ये एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। लेकिन अगर ये पश्चिम दिशा में जाती तो वापस CD से अगर ये भी बनाना था तो ये वापस हीट क्या करती है, लेती, और अगर वापस हीट लेती जो मैंने जो टेम्परेचर बढ़ाया हुआ था वो टेम्परेचर की हीट किस में काम आ जाती है, CD को किस में चेंज करने के काम आ जाती है, AB में। तो इसका मतलब जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो साम्य वो किस दिशा में विस्थापित होता है, अग्र दिशा में, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो साम्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में, और ड्यूरिंग द चेंजिंग एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो उस रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही है और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी वो भी हीट दे रहा है। तो उसको कब कम किया जा सकता है, जब एनर्जी जो ये रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या बैकवर्ड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वो हीट जो अपन ने जो टेम्परेचर बढ़ा था उससे जो हीट मिली वो क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि माना ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है SO3, ठीक है, SO2 + ½ O2 = SO3, और ये लिख रहा होता डेल्टा H क्या होता, नेगेटिव। आपसे पूछा जा रहा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो SO3 की सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, SO3 की सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, और ये अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H की वैल्यू आपको देगा अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो। वैसे तो हमने सारा अपन लैंग्वेज वाइज लिखेंगे, आप एग्जाम्पल आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, हमने उसमें नोट्स में भी ऐड किया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मीन्स मुझे पता कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि SO3 की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो मुझे पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो साम्य किस दिशा में विस्थापित होता है, पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा तो SO3 की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और SO2 की और इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं लिखता PCl5 = PCl3 + Cl2। माना एक ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कैसा है, ऊष्माशोषी, और मुझे पता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम्य किस दिशा में विस्थापित होता है, अग्र दिशा में। आपसे पूछता PCl5 की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, PCl3 की पे क्या पड़ेगा, और Cl2 की पे क्या पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
मुझे पता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम में क्या होता है, अग्र दिशा में विस्थापित होता है। इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम अग्र दिशा में विस्थापित होता है, जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं तो ऊष्मा का क्या करती हैं, अवशोषण अग्र दिशा में जाती हैं, और ताप बढ़ा रहे हैं तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, और ताप बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या कर लेते हैं, ताप से एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो बड़े हुए ताप का प्रभाव भी कम हो जाता है और अभिक्रिया भी हो जाती है। लेकिन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में एनर्जी रिलीज ही होती है, तो एनर्जी रिलीज हुई और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी एनर्जी बढ़ रही है, ताप हीट बढ़ रही है, तो उसको कैसे कम किया जा सके, रिएक्शन किस दिशा में आ जाए, बैकवर्ड में। क्योंकि अगर फॉरवर्ड में ऊष्मा क्षेपी हो रही है तो बैकवर्ड में क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी, इसीलिए अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी, तभी मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो कोई मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, मेरे पास ये है A+B, या मैं ये लिखता PCl5, इससे बना एक तो PCl3 और एक बना क्या, इनर्ट गैस, या इसको इनर्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब जब हम इसमें इसको मिला रहे हैं तो ये ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहे हैं और ना ही प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को हम इनर्ट गैस, इनर्ट क्या बोला जाता है, मटेरियल बोला जाता है। अगर मैं इनको कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाता हूं, इनर्ट गैस को इस रिएक्शन में मैं कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाता हूं, तो सामने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, जब ये ना तो इससे रिएक्ट कर रहा, इनर्ट गैस जो भी मिलाई है, ना प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको मिलाया तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम और मिक्सचर है, वो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पहले से मिले हुए हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो है ही। अब मैंने इनर्ट गैस मिला दी तो रिएक्टर ना प्रोडक्ट मोल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि किसी रिएक्ट किसी से भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब मैं इसको किस में मिला रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे मिला रहा हूँ। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम मिक्सर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो मुझे पता है कि जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो सामने किस दिशा में विस्थापित होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या सांद्रता बराबर क्या होता है, N/V होता है कि नहीं होता। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो वॉल्यूम बढ़ा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब इसको कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाते हैं तो वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम तो क्या हो जाता है, पूरा मिक्सर का बढ़ जाता है। तो उस बड़े वॉल्यूम को कैसे कम किया जा सकता है, जैसे हमने उसमें भी देखा था, वॉल्यूम वाले में भी जब सिंपल में बात की थी कि हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो साम उस दिशा में स्थापित हो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा, वही यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाता, इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाता, तो प्रेशर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो काम मतलब ये ऐड नहीं हो रहे हैं, इसके इनर्ट गैस की कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाता तो टोटल जो मिक्सर का जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज होता क्या, नहीं होता। इसीलिए साम किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होता। इट मींस कहने का मतलब ये है कि जब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया जाता है, इनर्ट गैस या इनर्ट मटेरियल का मतलब वो है जो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है ना प्रोडक्ट से कर रहा, केवल टोटल वॉल्यूम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला रहे हैं तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम ही बढ़ सकता था या घट सकता था, वही कांस्टेंट है, तो सामने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मिला रहे हैं तो साम उस दिशा में विस्थापित होगा जितना नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे मिला रहे हैं तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, और जब मिला रहे हैं किसी चीज को तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हमको पता है जब वॉल्यूम बढ़ जाता है लासातिली सिद्धांत के अनुसार, तो साम उस दिशा में विस्थापित होता है जितना नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, लास्ट फैक्टर होगा शायद, ये आपसे आधे नंबर में भी पूछा जाता है, आधे एक नंबर यूनिवर्सिटी के एग्जामों में, कि कैटलिस्ट अगर मिलाया जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट मान लो, तो सामने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सामने प्रभावित होता है क्या या नहीं होता। तो ध्यान रखें कि जब कैटलिस्ट को मिलाया जाता है तो सामने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कैटलिस्ट जैसे ये A से गया B और B से A, कैटलिस्ट क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अग्र अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देगा और किसको भी बढ़ा देगा, पश्च अभिक्रिया के वेग को। तो इसका मतलब सामने पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उल्टी सामने क्या हो जाएगा, जल्दी स्थापित हो जाएगा, बस ये हो सकता है। इसीलिए कैटलिस्ट का सामने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल सामने क्या हो जाता है, जल्दी स्थापित हो जाता है। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में लासातिलीय सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसको वीडियो को एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देखें, हमने सारा जो इसमें मैंने समझाया हुआ है हमने नोट्स में भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अगर आपको मजा आया हो तो सर को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।